हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 का चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के विषय में बताएंगे। सबसे पहले आप क्लास लेने से पहले आप पेन कॉपी को आप ले लीजिए और कंसंट्रेट होकर बने रहिए। इस चैप्टर में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत आवेश के विषय में। ठीक है भाई, तो पहला टॉपिक होगा हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, देखिए भाई, आवेश का हर आवेश का अपना एक गुण होता है। देखिए क्या होता है आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है। आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, वह गुणधर्म है जो चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। सुन लो भाई, यदि आवेश किसी वस्तु का एक गुणधर्म है जो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र और क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब सुनिए भाई, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके विषय में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यह एक चुंबक है। अब इस चुंबक के से थोड़ी दूर पर एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं? लोहे का टुकड़ा लेते हैं और इस लोहे के टुकड़े को इस चुंबक के पास ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? चुंबक के पास ले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि इसको इसके पास नहीं लाना पड़ेगा, ये आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इस लोहे के टुकड़े को अगर इस चुंबक के पास अगर लाया जाए, ठीक है, चुंबक के पास लाया जाए, थोड़ा धीरे धीरे करके लाया जाए, पहले एक बार मान लेते हैं यहाँ लाया जाए, फिर यहाँ लाया जाए, फिर यहाँ, एक समय ऐसा आएगा कि इस लोहे के टुकड़े को उसको करीब लाने की जरूरत नहीं होगी, यह चुंबक उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जहां से वो अट्रैक्ट करना शुरू करता है, उसी के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। उसी तरह क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र भी होता है। ठीक है, तो आवेश किसी वस्तु का एक गुणधर्म है जो चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब सुनिए भाई, बात आती है आवेश जो होता है, आवेश, अब देखिए, यानी आवेश के प्रकार में अगर आप देखेंगे तो आवेश दो प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए आवेश के प्रकार, तो आवेश दो प्रकार का होता है, यहाँ लिखेंगे आवेश के प्रकार। तो बताएंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, धन आवेश, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। ठीक है, तो धन आवेश क्या होता है, पहले उसको समझिए। धन आवेश, यदि कोई वस्तु में यदि किसी वस्तु या परमाणु या कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की अगर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, क्या होती है, हानि, यदि इलेक्ट्रॉन की हानि होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, धन आयन। यदि किसी में इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, ऋण आवेश। अब देखिए ध्यान समझिए, यदि किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अगर कमी होगी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाएगा, तो उस पर एक आवेश आएगा और उस आवेश को हम क्या बोलेंगे, धन आवेश। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया जाए तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋण आवेश बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम। क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 281। तो देखिए यह अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और उसी तरह अगर इसका लेंगे 17 का Cl का, तो 2 8 और क्या जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसके लिए अपने बाइक अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना नामुमकिन, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो स्पेस क्या आता है, माइनस आता है। तो मैंने आपको बता दिया, सीधे सीधे आप समझ लीजिए, यदि कोई
परमाणु या आयन अगर इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, हानि करता है, तो उस पर एक आवेश आता है, तो उसी आवेश को हम क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। यदि किसी परमाणु या आयन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो उस पर एक आवेश आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणावेश बोलते हैं। हमारे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं आवेश की मात्रक। ध्यान से देखिए भाई, तो आगे देखिए आवेश की मात्रक। देखिए आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। देखिए भाई, आवेश का मात्रक सबसे पहले हम जानेंगे कि आवेश, देखिए भाई, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा और गुणे क्या होता है, समय, जिसको हम लोग लिखते हैं, आवेश को हम किससे वर्ग करते हैं, क्यों से, तो इसको हम क्या लिखते हैं, आई गुणे का लिखते हैं, टी लिखते हैं। तो अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भैया, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और ये क्या है, आवेश। ध्यान दीजिए, तो आवेश का जो एक मात्रक हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं एम्पियर गुणे सेकंड लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं, चूंकि एक एम्पियर, एक एम्पियर सेकंड बराबर जो होता है वो एक कूलम होता है। क्या होता है, एक कूलम होता है। तो आप चाहे आवेश का एसआई मात्रक जो होगा, एसआई मात्रक होगा, वो होगा एम्पियर गुणे सेकेंड, या तो कर सकते हैं कूलम। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। अब देखिए आगे जो आएगा दूसरा, ये तो एसआई मात्रक था, कैसा मात्रक था, एसआई यूनिट था, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग इधर। तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है, तो वही होता है आवेश का। हाँ देखिए, आवेश का सीजीएस मात्रक, मात्रक क्या होगा, स्टैट कूलम होगा। क्या होगा, स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर गुणे सेकेंड, या आप कह सकते हैं कूलम होता है। और आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टैट कूलम होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो एक कूलम बराबर होता है, एक कूलम बराबर होता है, लिख लीजिए भाई, एक कूलम बराबर होता है 3 गुणे 10 से घाते 9 स्टैट कूलम। ये क्वेश्चन लगाने के लिए है, ठीक है, जैसे यूज किया जाता है। एक कूलम बराबर होता है 3 गुणे 10 घाते 9 स्टैट कूलम होता है। और आगे आगे अगर बात किया जाए आपसे, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, मात्रक स्टैट, सॉरी भाई, सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है, ठीक है भाई। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। और एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड बराबर होता है 96600, ये होता है कूलम, ठीक है। एक फैराड बराबर 96600, ठीक है। अब आगे चलिए लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पूरा मात्रक कैसे होता है। मैंने आपको बता दिया कि आवेश का जो मात्रक होता है, तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे क्या होता है, समय होता है, यानी क्यू बराबर का लिखते हैं, आई लिखते हैं। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और एक एम्पियर सेकंड बराबर होता है एक कूलम होता है। और दूसरा क्या है, आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टैट कूलम होता है। एक कूलम बराबर होता है 3 गुणे 10 से घाते 9 स्टैट कूलम होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश के सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड होता है। अब देखिए भाई,
ये हो गया। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे है टॉपिक आवेश की बीमा क्या होती है। आवेश की बीमा देखिए, आवेश की बीमा क्या हो जाएगी। सबसे पहले आवेश को हम किससे बदल करते हैं, क्यों से। क्यों बराबर क्या होता है, आई होता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले आवेश का जो बीमा होता है वो क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई। और आई हमारा क्या है, धारा है। तो धारा का जो बीमा होता है वो ए होता है। टाइम की जो टी होती है। तो इसलिए अगर आप लिखना चाहें इसको वैसे लिखते हैं M0L0 टी के पावर क्या लिखेंगे, टी के पावर 1 और यहाँ क्या लिखा जाएगा ए, ठीक है। तो यह हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, यह हो जाएगा। तो अगर मैंने क्या बताया कि आवेश की जो बीमा होती है उसको आप चाहे AT लिखिए चाहे ML0TA लिखिए, ठीक है। बात एक ही है। तो आवेश की जो बीमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। अब आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हेडिंग डालेंगे आवेश संरक्षण का नियम। आवेश आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। यानी देखिए ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास Na प्लस है और प्लस क्या है Cl माइनस है। अगर इसको लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं NaCl, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे इसकी संरचना अगर बनाएंगे तो पहले हम लिख लेते हैं एक डायग्राम बनाते छोटा देखिए, ठीक है। देखिए धारा आयन की संख्या ये क्या है, इधर लिख लेते हैं प्रक्रिया के पहले ये था, है ना। प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद। देखिए आवेश संरक्षण का नियम है। अगर लिखना चाहें तो इस नियम के अनुसार अगर आप लिखना यह है तो प्रक्रिया के पहले कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद का कुल अगर आवेश का जो मात्रक आवेश जो होगा अगर वो समान आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। याद कर सकते हैं ठीक है। तो देखिए क्या होगा। तो पहले हम इधर लेते हैं धनायनों की संख्या, क्या लेते हैं, धनायन, ठीक है। ये प्रक्रिया के पहले देखिए, प्रक्रिया के पहले धनायन की संख्या कितनी है, 1 प्लस, क्या है 1 प्लस। और ऋण आयन की संख्या कितनी है, ऋण आयन की संख्या कितनी है, ऋण आयन की संख्या कितना, 1 है, ठीक है। अब देखिए इधर प्रक्रिया के बाद जो था धन आयन कोई है नहीं है, 0। प्रक्रिया के बाद कोई ऋण आयन है वो 0, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे कुल नेट आवेश। तो नेट आवेश अगर निकालेंगे तो दोनों को क्या पढ़ना, जोड़ना पड़ता है। तो अगर इसको नेट अगर नेट आवेश की बात किया जाएगा तो भाई देखिए 2 आवेश हो जाएंगे, कितने आवेश हो जाएंगे, 2। तो नेट आवेश अगर बात किया जाएगा यानी धन ऋण आयन को मिलाकर कितने आवेश हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और 1 आ जाएगा, 0। अब अगर धन आयन और ऋण आयन को अगर जोड़ा जाएगा, धन आयन और ऋण आयन को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे 0 आएगा और ये ऑलरेडी 0 है। तो आप देख रहे हैं कि प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद भी आयनों की संख्या क्या आ रही है, शून्य आ रही है। तो इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण नियम। यानी कि प्रक्रिया से पहले लगाए गए आवेश तथा प्रक्रिया के बाद के आवेश आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी को आप क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज बोलते हैं, ठीक है। यानी आवेश संरक्षण नियम। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए। यदि यदि प्रक्रिया के पहले तथा प्रक्रिया के बाद
कुल आवेश आपस में बराबर होते हैं तो उसे आवेश संरक्षण का नियम कहता है। आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, यानी कि इधर अगर आप लिखेंगे आवेश की जो मात्रा है वो इधर देखिए दोनों साइड क्या सेम है, यानी इधर फर्स्ट साइड और इधर क्या सेकंड, यानी पूर्व में भी जीरो था और लास्ट में क्या है जीरो है, तब जाकर ये क्या पदार्थ बना। तो यह क्या हो गया आवेश संरक्षण का, यानी किसी भी प्रक्रिया को आवेश संरक्षण का मतलब होता है कि न तो नष्ट होना, न तो मतलब जितना पहले था उतना बाद में। संरक्षित करने का मतलब उसको सुरक्षित रखना, ठीक है। तो प्रक्रिया के पहले का आवेश बड़ा, ठीक है, सुनना है, प्रक्रिया के बाद का भी आवेश सुनना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आवेश संरक्षण का नियम।